हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आप ऐसा समझो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है ये चैप्टर तो बहुत ही लास्ट पीरियड में डिस्कस किया जाता है, पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों को थोड़ा सा कंसेप्ट आधा ही रहता है। लेकिन हम लोगों ने जिस प्लान को तैयार किया है उस बेसिस पे हम लोग इसको 3rd नंबर पे पढ़ रहे हैं और आप देखेंगे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ध्यान से समझिए, इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस है ये 10 मार्क्स से, इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो आप समझ सकते हो वेट इज ऑलमोस्ट 10 नंबर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो चलिए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कि है क्या और फिर हम लोग और आगे मजे में आप देखिएगा। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको थोड़ा सा मजा आते जाएगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग भी लगेगा बट मजा और ज्यादा आते जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है सेट थ्योरी। तो आप नाम से समझ सकते हो इस चैप्टर का बेसिक मोटिव क्या होने वाला है। तो इस चैप्टर का बेसिक मोटिव होने वाला है थ्योरीज रिलेटेड टू सेट पढ़ना, कि क्या क्या थ्योरीज रिलेटेड है सेट से क्या क्या थ्योरीज रिलेटेड है उनको स्टडी करना। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले पूछा जाएगा कि भाई साहब ये सेट क्या है, क्लियर है? तो अब आप थोड़ा सा याद करो अपने लोकल लैंग्वेज में, जब आप सेट बोलते हो तो क्या बोलते हो? ये सेट दिखाइएगा, ये सेट दिखाइएगा। सेट बोलने का मतलब क्या हो जाता है? कलेक्शन। चाहे आप लोकल लैंग्वेज में बोलो चाहे आप मैथमेटिकल फॉर्म में बोलो, तो सेट जब भी बोला जाएगा, सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे भाई साहब क्या इस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में एक सेट नहीं हो सकता है? तो मैं बोलूंगा हो सकता है। आप याद करिए, अगर कोई आपने दुकान गया है और आपकी मम्मी बोलेगी थोड़ा सा वो सेट दिखाइएगा भैया, तो अब वहां पे क्या वो सेट निकाल के देगा। तो सेट सिंपली मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इस कलेक्शन के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट आ सकता है, मोर देन वन ऑब्जेक्ट आ सकता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। तो ये सारे हम टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक स्टेज पे हम क्या बोलेंगे? सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा रिमाइंड करिए, अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़ा है मैट्रिक्स को स्टडी किया, तो मैट्रिक्स भी क्या था? एक तरह से रिप्रेजेंटेशन था नंबर्स का। वहां पे हम कुछ ऐसे देते थे, जब भी बोला जाता था कि मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए इन नंबर्स को, तो सबसे पहले हम ऐसा ब्रैकेट देते थे और फिर लिख देते थे 1 2 3 4 मींस एलिमेंट को लिख देते थे उसके अंदर। तो जैसे ही हमको ये सिंबल दिखता था तो हम क्या बोलते हैं कि ये सारा एलिमेंट जो है इस मैट्रिक्स से बिलोंग करता है, इस मैट्रिक्स का पार्ट है। तो हमको जैसे ही सिंबल दिख जाता था तो मेरा कंसेप्ट वहां पे क्लियर हो जाता है कि ये मैट्रिक्स का पार्ट है। उसी तरीके से हमने डिटरमिनेंट में देखा क्या कि जब ऐसे सिंबल दिख जाए तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर्स है, एलिमेंट है, वो डिटरमिनेंट के पार्ट है। अगर सिंपल भाषा में पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो डिटरमिनेंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, उसका कुछ वैल्यू होगा और हम वैल्यू को कैलकुलेट करना है, हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और जब भी आपको सेट बोला जाए तो सेट भी एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, जैसे मैट्रिक्स हो गया, जैसे डिटरमिनेंट हो गया। तो अंतर क्या है? तो सबसे पहला अंतर आप देखिए जो यूज किया जा रहा है, जिसमें ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे एरे के अंदर इन दोनों को बोला जाता है एरे। यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो सबसे पहला बेसिक चीज आपको समझना है कि ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट या ऑब्जेक्ट का, एक तरीका है सेट। और जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, किसके अंदर रखेंगे? तो इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, क्लियर है? अब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आ सकता है, हो सकता है ये 1 3 5 7 हमने लिखा और यहाँ पे a इक्वल टू ये लिख दिया। तो ये क्या हो गया? एक सेट हो गया, एक सेट हमारा तैयार हो गया। जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया और उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमने लिखा,
नहीं भी लिखा तो भी हमारा सेट तैयार हो गया। जैसे ही आपने कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किया तो आपका एक सेट तैयार हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा इस सेट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या क्या है, तो आप देखिए क्या है 1 3 5 7। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 3 5 7 बिलोंग्स टू सेट ए। ध्यान से समझिएगा, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछते थे क्या 2 इज एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, तो आप देखते थे कि भाई साहब 2 अगर मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है तो 2 एलिमेंट होता था और हम लोग बोलते थे यस 2 इज अ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। उसी तरीके से यहाँ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 3 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो अगर इस ब्रैकेट के अंदर 3 है तो हम बोलेंगे यस 3 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए और 3 बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है? तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैट्रिक्स हो या डिटरमिनेंट हो या सेट हो, तीनों का कोरिलेशन क्या है आपस में, तीनों एक तरीके से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों ऑब्जेक्ट को रो और कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट को दिया जाता है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाता है जिन कलेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, जिन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना है उसको डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है और एक सेट हमारा तैयार हो जाता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर आप पूरे इतना समरी पूछे होंगे कि इतना बात का समरी क्या है, तो मैं सिर्फ आपको बोलूंगा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसके कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? तो ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला हम लोग सम अप ये कर सकते हैं और दूसरा सम अप पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि इस कलेक्शन से हमें सिर्फ ये नहीं समझना है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट होने चाहिए। इस कलेक्शन के अंदर एक भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ 1 भी हो सकता है, सिर्फ 1 3 भी हो सकता है, 5 7 नंबर्स ऑफ एलिमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। क्लियर है? सो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो चलिए अब एक बार डेफिनेशन पोर्शन पे मूव करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि सेट है क्या। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत ही ध्यान से फोकस कीजिएगा, हर एक वर्ड का अपना इंपॉर्टेंस है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहला पार्ट आप वेल को थोड़ा सा फोकस करना है आपको, और दूसरा पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब आपको बताया गया कि भाई साहब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, तो देखिए क्या बताया गया है, वेल डिफाइंड वी मीन दैट देयर इज अ रूल ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच it is possible to say that given object belongs to set A or not, belongs to set or not। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। हमने तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे अपने से ऑब्जेक्ट लिखा 1 3 5 7, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन में सेट लिखा हुआ दिखे तो उस सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो किसी ना किसी पैटर्न पे बेस्ड होंगे। आप याद करिए मैट्रिक्स, जब हम लोग मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहे थे तो वहां पे किसका हम लोगों को रिक्वायरमेंट होता था, सबसे पहला हम लोगों को जरूरत होता था ऑर्डर का, फिर हम लोगों को जरूरत होता था पैटर्न का, और ये पैटर्न क्या था, यही पैटर्न बेस था, और इसी पैटर्न पे हम लोग रो और कॉलम का वैल्यू रख के निकालते थे। इसका मतलब क्या होता था कि उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं इसी पैटर्न से रिलेटेड थे। आप इसी पैटर्न में रो और कॉलम का वैल्यू रखते थे और आपको वैल्यू आ जाता था। तो उसी तरीके से जब हम लोग वेल डिफाइंड बोल रहे हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो बोलने का मतलब ये है कि अनटक्कर बचे उसके ब्रैकेट डाल के कोई भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं लिख सकते हैं। हम लोग बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस सेट का पार्ट है या नहीं है। जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग वहां पे ऑब्जेक्ट्स लिखे होंगे सेट के अंदर। क्लियर है? सो आई होप आप समझ पाए होंगे कि सेट बोलने का मतलब कुछ नहीं, एक नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जब भी किसी सेट को लिखना है तो हम लोग कुछ ऐसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, और उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे
वो ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे और हमारा सेट तैयार होगा। अब आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो वो आपको क्वेश्चन बताएगा, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी सिर्फ आपको बेसिक ये समझना है, अगर हम लोगों को सेट तैयार करना है, ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे स्टार्टिंग में और एंड में, और बीच में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को यूज करेंगे। सो चलिए आप थोड़ा सा आगे समझते हैं। ये जो सेट है आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेट बोलने का मतलब क्या, ये डालना है और बीच में ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, तो एक सेट हमारा तैयार हो जाएगा। अब इस सेट को तैयार करने का दो फॉर्म है। क्या क्या फॉर्म है थोड़ा सा वो समझते हैं, जिसमें सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए सेट मतलब क्या है कि ऐसा ओपन होना चाहिए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है वो आपको दो फॉर्म में लिखा होगा। पहला फॉर्म आपका होगा टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, दूसरा आपका होगा सिंबॉलिकल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म होता क्या। बेसिकली आपको ये नाम याद रखना है और आपको नाम तुरंत याद हो जाएगा। कैसे याद होगा वो थोड़ा सा समझेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि कोई एक सेट ए दिया हुआ है, चलिए कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब पहले इसको पढ़ते हैं और आराम से समझते हैं कि इसको किस वे में कैरी करना है जब ये क्वेश्चन हम लोगों को दिखे। तो ध्यान से देखिए, ए क्या बताएगा, तो ए हमारा सेट का नाम बता रहा है कि कौन सा सेट है, आप कौन सा सेट तैयार करने जा रहे हो। तो ए को हमने लिखा। आगे थोड़ा सा ये समझिए, इसका मतलब होता है x इक्वल टू या फिर x सच दैट, यहां पे जो है ये जो डॉट है वो बता रहा है कि x का नेचर कैसा है, ठीक है ना। x सच दैट x इज इक्वल टू इंटीजर, क्लियर है। यहाँ पे x का नेचर आपको बता रहा है कि x इंटीजर है एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, सॉरी। इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 9। तो यहाँ पे नेचर क्या बताया कि x इंटीजर होंगे। तो अगर इंटीजर बोल दिया तो यहाँ पे पहला बात हम लोगों को क्या क्लियर हो गया, 1 2 3 ऐसे ही होने वाले हैं। 1.012 ऐसे 1.015 बीच वाले डेसिमल वाले पार्ट नहीं आने वाले हैं। अब आगे थोड़ा सा और नेचर को क्लियर किया। अगर हम लोगों को इंटीजर बोलता सिर्फ, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग आगे कैरी आउट कर देते। लेकिन और नेचर को स्पेसिफाई कर रहा है, बोल रहा है भाई साहब x तो इंटीजर है, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे वो इंटीजर तो होंगे, लेकिन उसमें भी क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया कि x का जो नेचर है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा और 9 के बराबर या 9 से छोटा होगा। मतलब a के अंदर कौन कौन सा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आप ध्यान से देखो, यहां पे जो है सेट को दो फॉर्म में तैयार किया गया है।
सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, सेट के अंदर तो बेसिकली ऑब्जेक्ट रहेंगे। ये ऑब्जेक्ट दो तरीके से हम लोगों को बताया गया। पहला तरीका क्या है, जहां पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट नहीं बताया, हम लोगों को एक हिंट दे दिया और बोला भाई साहब तुम में हिम्मत है तो तुम अपने से ऑब्जेक्ट को निकालो। तो पहला क्या हो गया, जहां पे हम लोगों को सिर्फ सिंबल दे दिया, कुछ हिंट दे दिया। अगर ऐसा फॉर्म दिया हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ सिंबॉलिकल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। लेकिन जहां पे डायरेक्ट हम लोगों को ऑब्जेक्ट दे दिया, जो उस सेट का पार्ट है, वहां पे डायरेक्ट लिख दिया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, दिस इज द टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये दोनों क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, सेट को दिखाने का तरीका। तो अब इस दोनों में अंतर क्या है, एक के अंदर आपको ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिखा हुआ दिखेगा और दूसरे में आपको सिंबल के फॉर्म में लिखा हुआ दिखेगा। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि टेबुलर फॉर्म में ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिखा हुआ दिखेगा और इसमें क्या है, हिंट या फिर सिंबल हम लोगों को दिया रहेगा। और हम लोगों को ऑब्जेक्ट निकालना होगा। क्लियर है? सो आई होप समझ पाए होंगे। सबसे पहले आपने सेट का मीनिंग समझा होगा। सेट मतलब कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो उसके आगे ये लगा देना ऑब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट को बीच में रख देना है। फिर मैंने आपको बताया यहाँ जो ऑब्जेक्ट होंगे वो दो फॉर्म में लिखे हुए दिखेंगे आपको। पहला है टेबुलर फॉर्म या और रोस्टर फॉर्म, जहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको, और दूसरा है सिंबॉलिकल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सो ये बेसिक है। और एक पार्ट आपको समझना है, आपको कोई सेट दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए भाई साहब आप इस सेट को देख के क्या 10 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एलिमेंट और बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या 10 सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 नहीं आ रहा है, यहाँ 10 जैसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नो भाई साहब, इसके ऊपर से काट देंगे। लेकिन अगर वही हमसे पूछा कि 3 डैश ए, तो हम बोलेंगे 3 बिलोंग्स टू ए और 3 इज द एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर है? तो यही आज का बेसिक था। और अब हम लोग जो है एक्सरसाइज पे आएंगे, टाइप 1 के क्वेश्चंस पे आएंगे। एंड आई होप ये पीडीएफ शायद आप लोगों को सभी को मिला होगा। जिन स्टूडेंट को नहीं मिला है वो मैसेज करके मेरे को आप पीडीएफ ले लेंगे, या फिर ऐप सेक्शन में आपको जहां पे अपलोड किया गया पीडीएफ, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। अब आपको थोड़ा सा समस्या आ सकता है कि भाई साहब टेबुलर फॉर्म क्या होता है, क्या होता है। तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो सेट आपको दिया जाए। जैसे हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ, पहला नंबर है जो अभी हमने जस्ट सॉल्व किया, कि कोई सेट है जिसका एलिमेंट को जनरल फॉर्म x नाम दिया गया है, और फिर आगे बताया गया है x सच दैट integer, x is integer and 1। देखिए अब आपको बोला गया है कि इस सेट को आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अगर आप खोज पोछ हो रहे हो, जो कि नहीं होना चाहिए, कि किस फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म बोलेंगे, तो सिंपल सा भाई मैंने तो आपको दो ही कंसेप्ट बताया है। जो आपको यहाँ लिखा हुआ दिखे उसके अपोजिट वाला आपको तैयार करना है। सिंपल सा बात ये याद रखना है, अगर आप उस फॉर्म को नहीं याद रख पा रहे हो तब। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सिंबल के फॉर्म में एक हिंट मेरे को दिया है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता है,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब नंबर्स, वेरिएबल्स कुछ ऐसे होने चाहिए। तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट तैयार करना है, तो टेबुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू इंटीजर एंड इंटीजर अगर सिर्फ बोलता तो हम लोग 1 2 3 4 ऐसे करके चलते जाता, लेकिन इंटीजर के कंसेप्ट को और क्लियरिफाई किया है, बोला भाई साहब x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हो गया, इस सेट के ऑब्जेक्ट क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा पहला फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x is equal to odd integer and x is greater than 5 and less than or equal to 15। तो ध्यान से समझना है, 5 से बड़ा, 5 के इक्वल यहाँ पे जो रहेगा वो इक्वल को बताएगा, क्लियर है। तो क्या बताया जा रहा है कि x जो है वो 5 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डालेंगे वो 5 से स्टार्ट होगा या 5 के बाद वाला ऑड नंबर आएगा, तो 5 के बाद वाला, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता तब 5 को इंक्लूड करते इस सेट में, लेकिन 5 से ज्यादा बोल रहा है, तो 5 से ज्यादा 7 9 11 13, और ध्यान से देखिए यहाँ इक्वल टू का साइन दिया है, मतलब 15 भी इस सेट का पार्ट होगा। तो ये हमारा सेट तैयार हो गया। तो आप नेमिंग करने के दरमियान कोई भी सेट को अपने से नेमिंग कर सकते हो, सेट A इज इक्वल टू दिस वन, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, C नंबर, x such that x is set of even positive इंटीजर। ध्यान से समझिएगा, ये है सेट का दूसरा टाइप जो हम लोग टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि x such that x and x is equal to set of even positive integer। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, even positive integer, even positive integer, even होने चाहिए मतलब 2 से डिविजिबल होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए और इंटीजर होने चाहिए, मतलब 2 4 -2 -4 ये सब इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10। लेकिन आप मेरे को बताओ क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे हम लोग लास्ट एलिमेंट लिख पाए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है भाई साहब x इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर, और ये इंटीजर चलते जाएगा, इनफिनाइट हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए, इसी को बोलते हैं फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, जहां पे फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो जाए, जैसे ये, तो वो हो गया फिनाइट सेट। लेकिन यहाँ पे क्या, नंबर्स ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं है, क्लियर है। तो ये सारी बातें हम लोग टाइप्स में फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको अप्रोच क्या लगाना है, आई होप आप वो समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले पढ़ने सीखना है, बोलने सीखना है कि x such that x is equal to set of even positive integer, फिर आप लिख पाओगे, क्लियर है। सो कुछ और क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। डी नंबर में दिया है सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 4 एंड 16। ध्यान से समझिएगा, पहले बोल दिया ऑल ऑड पॉजिटिव, तो आप ऑल देख के हौच-पौच नहीं हो जाइएगा, पूरे पहले सेंटेंस को पढ़िए। जब तक आप सिंबल जो दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है, उसको नहीं समझ पाइएगा, फिर आप थोड़ा सा दिक्कत में, प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव
इंटीजर बिटवीन 4 एंड 16। तो ये जो सेट हमारा हो जाएगा, हम लोग नेमिंग कर लेते हैं कोई भी एक। अब क्या बोल रहा है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन आगे कंडीशन दिया हुआ है बिटवीन 4 एंड 16। मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट इसका क्या क्या होंगे, 4 और 16 के बीच के जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे। तो ध्यान से देखिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये हो गए इस सेट के ऑब्जेक्ट्स, रियल ऑब्जेक्ट्स, और इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म बोल देते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको क्लियर करना है, उसको बनाना है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको और बताता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए F1 का F, क्या बताया जा रहा है कि कोई सेट T है और जहां पे X एलिमेंट को जनरल फॉर्म दिया है X सच दैट X इज बिंदु के जगह 2 डॉट के जगह ये भी यूज किया जाएगा। तो इसका भी मतलब वही है कि X सच दैट X इज अ पॉजिटिव integer and x square is less than 100 or equal to 100। तो बहुत ही बारीकी से समझिए पहले बात को। बोल रहा है कि x कोई एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है, लेकिन x स्क्वायर करने पे वैल्यू क्या आना चाहिए, 100 के बराबर या 100 से कम। तो अब आपको सोचना है, अगर x का वैल्यू हमने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है? तो ये x स्क्वायर है, और यहां पे क्या है कि मेरा 100 से कम आ रहा है, x स्क्वायर का वैल्यू 1 है, 100 से कम है, मतलब ये ऑब्जेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को कंसीडर करते हैं, 2 मान लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और 4 भी 100 से कम है, तो मतलब ये भी ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से देखिए 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81, एंड 81 इज लेस देन 100, सो 9 भी ऑब्जेक्ट होगा। और क्या है, 10 का स्क्वायर ध्यान से समझिए क्या हो जाएगा, 100। तो क्या बोल रहा है कि x स्क्वायर 100 तक हो सकता है, तो मतलब 10 भी ऑब्जेक्ट होंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर -1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है, लेकिन आप ध्यान से पढ़िए भाई साहब, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे आप जिसका वैल्यू x को एज्यूम कर रहे हो, जो वैल्यू वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने 1, 2 को पुट किया, तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारा T सेट तैयार हो गया, जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में या सिंबॉलिकल फॉर्म में दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर H क्या बोल रहा है कि कोई एक सेट है जिसका एलिमेंट x है और x सच दैट x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आपको बता रहा है कि x किस टाइप का है, तो इनडायरेक्टली ये आपको एक हिंट दे रहा है कि भाई साहब ये इक्वेशन में x पार्ट है या x इस इक्वेशन का पार्ट है। तो अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहां से x का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से बताइए, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिट कर रहे हैं बीच वाला टर्म को, तो 3x माइनस 2x प्लस x हो गया,
3x इंटू 2x तो -6x² हो गया। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है और इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से बीच वाला टर्म आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे x + 3 -2 कॉमन लेंगे x + 3 = 0। x - 2 इंटू x + 3 = 0। और यहाँ से जब भी कोई दो प्रोडक्ट का कोई दो मल्टीप्लिकेशन में रहे और उसका प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब वो होगा कि या तो पहला टर्म 0 के बराबर होगा या तो दूसरा टर्म 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चलेगा, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू -3। तो ध्यान से समझिए, a का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्या हम लोगों को आया था 2 - 3। क्लियर है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब एक LU डबल L बोल रहा है, तो ध्यान से समझिए, जब भी आप सेट में ऑब्जेक्ट्स को लिखेंगे तो एक बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। आपको LU डबल L है तो 3 बार L है, तो आप इसके अंदर 3 बार LLL नहीं लिखोगे। एक L हो गया मतलब इस सेट का पार्ट है। अब ये L1 L2 L3 थोड़े ही है, ये तो L है बेसिकली। तो आपने अगर L लिखा और इनका मेन मकसद क्या है, ये बताना कि ये इस सेट का पार्ट है या नहीं, ये बिलोंग्स कर रहा है इस सेट का है या नहीं। अगर आपसे पूछे कि L बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो आप देख के बताओगे कि हाँ सर इस सेट का L पार्ट है, बिलोंग्स कर रहा है। 3 L लिखने का कोई फायदा है नहीं जब हमें एक ही L लिखने से पता चल गया। तो इसलिए रिपीट करें ऑब्जेक्ट, तो आप अपने टाइम्स ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस फॉर्म में रिपीट नहीं करेंगे। वो तो आपको बेसिकली एक हिंट दिया है कि x इज द पार्ट ऑफ लल, LU डबल L। तो मतलब x जो है वो लल का ही कोई पार्ट है। तो वहां देखिए कि लल में है क्या, L है और U है और फिर L है। तो बेसिकली हमने पहले L को लिखा फिर U को लिखा। सो आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ A is the set of letters of the word eat। बोलता है कि भाई साहब कोई सेट A है, लेकिन सेट A जो है वो क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ध्यान से पढ़िए। इफ A is the set of letters of the word eat, अगर ये सेट है इसका, इस सेट में बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, वो आपको हिंट दे रहा है कि X is the set of A is the set of letters of the word eat। मतलब eat के जो लेटर हैं उसी से A सेट को तैयार किया गया है। इसका मतलब A के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होगा, EAT। अब आगे क्या पूछता है, जैसे ही आपको वो लिखा हुआ दिखे तुरंत आपको एक सेट तैयार कर लेना है जिसमें ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लिखना है। और हमेशा ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लिखना सीखिए। आपको सिंबल देगा तो आपको दिमाग लगाना है कि इससे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा वो हम लिख पाए, वो सेट तैयार कर पाए, टेबुलर फॉर्म में सेट को तैयार कर पाए, लिख पाए। तो जैसे ही हमने इस फॉर्म में लिखा, आगे देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया। फिर पूछ रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फिर इनमें से कौन सी बातें सही है वो बताइए। पहला पॉइंट आपको दिया है E belongs to set A, दूसरा दिया है A belongs to set A, तीसरा दिया है T does not belongs to set A, और चौथा दिया है A T belongs to set A। तो ध्यान से समझिए, हर एक का मीनिंग समझेंगे फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि E जो है वो सेट A का पार्ट है, बिलोंग्स टू। मैंने इससे आपको बोला था, इसका मतलब आप बोलिए कि बिलोंग्स टू और एलिमेंट, तो इसको
हम लोग क्या बोलेंगे, E बिलोंग्स टू A, मतलब E जो है A का पार्ट है। तो ध्यान से देखिए, कोई सेट A है कैपिटल वाला A, और क्या उसका E पार्ट है, तो है, तो हम बोलेंगे कि भाई साहब ये बात तो सही है। फिर आगे समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से पढ़ो और समझो, फिर आपका मीनिंग अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, आपको जो भी डाउट आएंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल A इज अ सेट, कैपिटल A बिलोंग्स टू स्मॉल सेट A, या फिर कैपिटल A इज द एलिमेंट ऑफ स्मॉल सेट A। तो ये तो भाई हौच पौच कर रहा है। स्मॉल A हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल आप कुछ भी लिख सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ पे हौच पौच मत हो जाएगा, सर यहाँ पे ये नहीं है, आप यहाँ पे ये सही मार दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ई तो ई है बेसिकली, वो तो नहीं बोला कैपिटल लेटर ऑफ इट, क्लियर है। तो ये लेकिन हौच पौच कर दे रहा है, क्या, क्योंकि सेट हमारा ए था, छोटा ए सेट नहीं है, मतलब ये बात क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे है क्या, T डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेकिन आप देखिए T तो पार्ट है भाई साहब ए का, मतलब ये भी बात क्या हो गया, गलत है। अब इसका मतलब समझिए, ये दोनों क्या हो गया, AT हो गया, ना कि A और T अलग अलग है। अगर यहाँ कोमा रहता तो हम कुछ सोचते हैं कि A और T बिलोंग्स टू A, लेकिन दोनों साथ में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, AT बिलोंग्स टू सेट A, और यहाँ पे कोई AT जैसा वर्ड नहीं है, कंबाइन में कुछ ऐसा AT नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब ये भी बात गलत हो गया। तो पहला पॉइंट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा है हम लोगों से कि इफ ए सेट का एलिमेंट क्या है, x, सच दैट x इज इवन नंबर लेस देन 10। अब आपको 4 ऑप्शन दे रहा है। ए सेट का ऑब्जेक्ट है 2 4 6, ए सेट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा 2 4 6 8, 4 is the element of set A, 10 is the element of set A। तो इनडायरेक्टली देखिए, यहां पे 2 ऑप्शन सही होगा, या ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे तो ये ऑप्शन थोड़ा सा मोर रियलिस्टिक लग रहा है। आप पूछोगे क्यों सर, तो यहाँ पे सिर्फ बोला है कि इवन नंबर लेस देन 10, तो इवन नंबर लेस देन 10 में तो -2 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, -6 भी आ सकता है, इस तरह से बैकवर्ड में भी आ सकता है, -2 इज ऑल्सो लेस देन 10। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये ज्यादा हौच पौच है और ये ज्यादा क्लियर है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं देता, कुछ और गलत ऑप्शन दे देता, फिर हम इसको सही ऑप्शन मार के आ जाते। लेकिन क्यों, यहाँ पे ये बेस्ट ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है, फिर हम इसको सही, इसको टिक करेंगे। क्लियर है। फिर 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि भाई साहब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको हौच पौच नहीं होना है, आपको जो फॉर्म लिखा हुआ दिखे उसका अपोजिट में लिख दीजिए। तो अगर आपको a = 1 3 5 लिखा हुआ दिखे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, तो मतलब इनडायरेक्टली ये मेरे से क्या पूछ रहा है कि आप इसका हिंट वाले फॉर्म में लिखो। कि अगर आपको हिंट लिखना पड़े और कोई बच्चा को वो उस हिंट से इसको तैयार करना है, तो वो कैसे तैयार करेगा, आप वो हिंट वाला फॉर्म लिखो।
तो आप कैसे लिखोगे? तो उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं a और एक जनरल फॉर्म x देते हैं, x इज सच दैट, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, a b c कुछ भी वेरिएबल दे सकते हो, लेकिन जो भी दोगे यहाँ अगर आप a लिखेंगे तो आपको यहाँ भी a लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ? a सच दैट a। क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखिए हमने x दिया, x सच दैट a x। अब x का नेचर क्लैरिफाई करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x is equal to odd integer and अब थोड़ा सा ये x is equal to odd integer, अगर सिर्फ हम इतना बात लिखें तो ये थोड़ा सा और हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 8 9 ये सारा बात इंक्लूड कर देगा, लेकिन हम लोगों को बताना है सिर्फ 1 3 5 आए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? x जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए एंड that is should be less than 5 और equal to 5। क्लियर है? तो आई होप आप समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन को लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, a is equal to 5 10 15 डैश डैश डैश। फिर से वही बात से वही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। कोई a सेट है जिसका एलिमेंट x है, x such that x is multiple of 5। तो अब बच्चा समझ जाएगा मल्टीपल ऑफ 5 का बोलने का मतलब 5 10 15 है, और क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट सेट नहीं किया है तो यहाँ पे ये डैश 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 मतलब चलता जाएगा। क्लियर है? तो आप आगे इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन दिया है, आप उसको सॉल्व करेंगे, आप उसको सिंबॉलिकल फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ये आपका रेंट वर्क रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है? If C is the set of, सपोज करिए कोई C एक सेट है जिसका एलिमेंट X है और X सच दैट X का नेचर क्या है? X is equal to कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, तो क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? पटना आ जाएगा, रांची आ जाएगा, मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनका सारा कैपिटल इस स्टेट का ऑब्जेक्ट होगा। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताइए जयपुर डैश सी, इसका मतलब क्या है कि जयपुर क्या इस सेट का ऑब्जेक्ट होगा या नहीं वो बताइए। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऐसे लिखिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे लिखिए। तो क्या हम लोग ध्यान से समझिए, जयपुर कहीं का कैपिटल है तो राजस्थान का कैपिटल है, मतलब जयपुर इस लिस्ट में आया ही आया होगा, इस सेट का ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक ऐसा एलिमेंट वाला फॉर्म डाल देंगे। मैसूर दिया हुआ है, मैसूर तो फेमस है टीपू सुल्तान के लिए, लेकिन मैसूर कैपिटल नहीं है इंडिया का। तो क्या मैसूर सेट सी का ऑब्जेक्ट होगा या नहीं? सेट सी से बिलोंग्स करता होगा या नहीं? तो हम लोग क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी। श्रीनगर दिया है तो आप श्रीनगर को मार लीजिएगा एलिमेंट, हालांकि अभी चेंज हो गया, यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, 2 पार्ट में बटा है, तो आप अभी भी उसका एलिमेंट के फॉर्म में लिख देंगे। शिमला तो बिलोंग करेगा, शिमला इज आल्सो पार्ट ऑफ सी। मेरठ इज नॉट द पार्ट ऑफ सी, शिमला में यस होगा, मेरठ में नो, पटना में यस। तो चलिए ये है हमारा 5 नंबर। कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब आप एक बार क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9
बनाइएगा और ये सारा वर्क कंप्लीट करिएगा। बेसिकली अब कुछ है नहीं, जो मैंने आपको बेस बताया है उसी बेस पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में आपको क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है राइट द फॉलोइंग इन नोटेशन, मतलब सिंबल के फॉर्म में लिखिए, नोटेशन के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करिए। तो पहला नंबर में दिया है 5 इज द मेंबर ऑफ सेट ए। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई सेट ए होगा और उसका 5 क्या होगा, मेंबर होगा। मेंबर बोलने का मतलब क्या, एलिमेंट होगा, उस सेट से बिलोंग करता होगा। बिलोंग करता होगा तभी तो बोलेगा भाई तुम मेरे फैमिली में हो, तुम मेरे फैमिली का हिस्सा हो, मेंबर हो। और अगर मेंबर है, एलिमेंट है, बिलोंग करता है, तो हम ये दे देंगे। तो सिंपली अब सारा जो है यही बेस पे रिलेटेड है जो मैंने आपको अभी समझाया है। एंड आई होप आप समझ पाए होंगे। ये फर्स्ट क्लास का था सेट का, आपको मजा भी आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिएगा ऐप में मैसेज करके, या फिर आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हो। तो जो भी आपको डाउट रहे आपको क्लियर कर लेना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। टेक केयर, बाय बाय।